साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, एक जनरल बात आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंसर्निंग बेल रिगार्डिंग ऑफेंसेस ऑफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन ऑफेंसेस के साथ में चीटिंग को जोड़ देते हैं प्रोसिक्यूशन वाले। जब बेल मूव करते हैं आप लोग तो सर्टेन जो फंडामेंटल्स हैं उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि अच्छे केस में आपको बेल नहीं मिल पाती। तो क्या करें, क्या रहेगी डिफेंस की स्ट्रेटेजी, इसको जो है आज हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ, उसको आप लिख लीजिए ताकि आपको कोई पैनिक ना हो। और जब भी आप कॉन्टेस्ट करें तो ये बिंदु जो है ध्यान में रखिएगा, ताकि सफल रूप से आप एक अच्छा डिफेंस रखते हुए जो भी लाभ है बेल का या जामीन का उसको जो है प्राप्त कर सकें। जजमेंट है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, लिख लिया। जजमेंट का डेट है 20 फरवरी 26। ईशु यादव बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जजमेंट का हो गया ना। तो मैंने जो प्रमुख बातें हैं केस के बारे में वो आपको लिखा दिया। केस का नाम क्या, डेट क्या है और नाम क्या है हाईकोर्ट का, इसने फैसले को जो है प्रोनाउंस किया। अब आते हैं इस केस के कुछ बेसिक फैक्ट्स की तरफ। इस केस में एफआईआर जो है दर्ज हुई थी एज पर सेक्शन 318 सब क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस। बेसिकली जो ये प्रोविजन है ये जुड़ा हुआ है चीटिंग से। पहले ये था धारा 420 आईपीसी, चूंकि अब हट चुका है आईपीसी, अभी क्या आ गया बीएनएस फोर्स में, क्लियर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन था 420 आईपीसी, अब क्या हो गया है धारा 318 सब क्लॉज 4 बीएनएस। पर एक बात ध्यान रखना, इसको लिख लो, अंडरलाइन कर लो। जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 318 में वो 7 साल से कम है, क्लियर है। इसके अलावा जो कंसर्न एफआईआर थी उसमें सेक्शन जो है जोड़ा गया धारा 63 कॉपीराइट एक्ट का। जो एक कंसर्न प्रोविजन है इसमें भी जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम है। तो कुल मिला करके जहां पनिशमेंट 7 साल से कम है तो वहां पर क्या गिरफ्तारी न्यायोचित है या नहीं है, इसको भी हमें जांचना होगा। तो इस केस में जो कंसर्न एफआईआर थी जो कि दर्ज की गई, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो पनिशमेंट है वो है अप टू 7 ईयर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है वहां प्रोसिक्यूशन जो है बाउंड है टू सर्व अ नोटिस एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ऑफ द बीएनएसएस। इस बिंदु पर जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका स्पेसिफिकेशन है अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। और जो कंसेंट जजमेंट है उसका डेट है 2 जुलाई 2014। इसके अलावा रिसेंट फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है 15/1/2026। दोनों केसेस में लिखा गया है कि जहां पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है वहां पर धारा 35(3) का नोटिस अज्ञापक है। धारा 35(3) पहले क्या था, 41A सीआरपीसी। तो अगर 41A सीआरपीसी यूज हुआ या धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस यूज हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही धाराएं सिमिलर है। पर थीम क्या है कि जहां पनिशमेंट 7 साल तक है गिरफ्तार ना करें, आपको नोटिस देना होगा। अगर नोटिस नहीं देना है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस फाइल पे होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक स्टोरी होती है कंसर्न डिफेंस की, उसको जो है सेटअप जरूर कीजिए। सामान्य आर्गुमेंट करेंगे तो राहत नहीं मिलेगी। यहां पर थ्योरी क्या थी कि एंटायर एफआईआर इज कॉन्कॉक्टेड। जो रोल हमारा बताया गया है वो रोल वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। हम तो मेयर एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, और एज एन एम्प्लॉय हम तो काम कर रहे हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी। तो हमें इम्यूनिटी है एज पर सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप सबऑर्डिनेट हैं या एम्प्लॉय हैं और आप काम कर रहे हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटी, तो वहां पर आप एलिजिबल हैं टू क्लेम द इम्यूनिटी ऑफ सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस। तो वहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं हो सकती है। ये आर्गुमेंट था इनका। कहना यह है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है खासकर कॉपीराइट में वो तो है 3 साल तक, और हम जेल में है काफी लंबे टाइम से। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अक्यूज जो है जेल में है लंबे टाइम से तो ये गुड केस बनता है बेल के लिए। पर इसके लिए जो कंसर्न ऑर्डर शीट है उस पर रिलाई करना होगा आपको, और कोर्ट को स्पष्ट करना होगा कि डिले हमारे पार्ट पे नहीं है, डिले है प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे। आर्टिकल 21 जो है हमारा हो रहा है इन्फ्रेंच। आपको वो फैक्ट जो है रखने हैं जो कि है अनकॉन्ट्रोवर्टेड। तो आपको स्पेसिफिक करना है कि आपका रोल क्या है, आपको स्पेसिफिक करना है कंप्लायंसेस को। इसके अलावा ये भी स्पेसिफिक करना है कि धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस का जो है उल्लंघन हुआ है। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि चार्जशीट जो है फाइल नहीं होती है लंबे टाइम तक। अगर ऐसी स्थिति है आपके केस में भी तो आप एलिजिबल हैं टू गेट द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट बेल। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। तो कोर्ट ने इस केस में जो थी स्थितियां उसको देखते हुए कंसर्न अक्यूज को लाभ दिया बेल का। तो जब भी हम आर्ग्यू कर रहे हैं बेल को तो 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जिसे मैं कहूंगा गोल्डन रूल्स, इसको सदैव जो है ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि एफआईआर कब दर्ज हुई है और कब से आप जो है जेल में। अगर लंबे टाइम से आप जेल में हैं, गुड केस बनता है बेल के लिए।
दूसरी बात है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कितना है, अगर 7 साल या उससे कम है तो आपको नोटिस क्यों नहीं दिया गया, धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस का। इसके अलावा जो इन्फ्रिंजमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन रिगार्डिंग धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बीएनएसएस, उसको जरूर लिखिए। इसके अलावा आपका ड्यू कंप्लायंसेस क्या रहा, आपका ड्यू कॉपरेशन क्या रहा एज पर सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस, उसको जरूर लिखिए। और इसके अलावा जो भी एफआईआर है उसमें आपका रोल क्या है, अगर रोल स्पेसिफिक नहीं है, एलिगेशन जनरल है, विदाउट कॉरोबरेशन है, तो वहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बेल है वो जुड़ा हुआ है आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से, ये फंडामेंटल राइट्स है। जब भी ये कॉम्प्रोमाइज होंगे, कंप्रेस होंगे और आप इस बारे में स्थितियों को पॉइंट आउट कर पाते हैं तो वहां पर आपको राहत मिल जाएगी। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।